कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 के पहले का दूसरा सवाल। यहाँ पर ये बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। हमारे पास एक बेलन है, हमारे पास एक सिलेंडर है। सिलेंडर आपके घर में खाना बनाने के लिए आपकी मम्मी गैस का सिलेंडर होता है, सिलेंडर उसी प्रकार का एक सिलेंडर है। उस गैस के सिलेंडर के अंदर कुछ हवा भरी हुई है। गैस के सिलेंडर के अंदर क्या भरी हुई है? गैस के सिलेंडर के अंदर हवा भरी हुई है और उस गैस के सिलेंडर में एक पंप लगाया गया है और उस पंप से हवा निकलते जाती है और एक बार में कितनी हवा निकलती है? जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब बेलन के अंदर जितनी हवा भरी है, अगर हम एक बार पंपा मारें तो एक बार पंपा मारने पर क्या होता है कि बेलन के अंदर जितनी भी हवा भरी है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना भाग बाहर निकाल देता है? 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसको हमको इसकी हमको एक श्रेणी बनाना है कि एक बार पंप मारने पर कितना निकलता है। बहुत सरल है। मैंने ये मान लिया कि जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर के सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि गैस का जो सिलेंडर है उस गैस के सिलेंडर के अंदर कितनी हवा भरी है। तो मैंने मान लिया कि गैस के सिलेंडर के अंदर उपस्थित जो हवा की मात्रा है, हवा का जो आयतन है वो V है। डालेंगे हल। माना बेलन में उपस्थित हवा का आयतन, मतलब बेलन के अंदर कितनी हवा है? बेलन के अंदर V हवा भरी हुई है। माना बेलन के अंदर उपस्थित हवा का आयतन कितना है? V है। मतलब बेलन के अंदर कितनी हवा भरी है? बेलन के अंदर V आयतन हवा भरी है। अब प्रत्येक बार हवा निकालने पर श्रेणी देखो। सबसे पहले बेलन के अंदर कितनी हवा थी? V हवा थी, है ना। बेलन के अंदर कितनी हवा थी? V हवा थी। अब मान के चलो कि बेलन के अंदर पूरी हवा का एक भाग है। पूरी हवा कितना भाग है? एक भाग है। और सवाल में लिखा है कि एक बार पंप मारने पर 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। माना, यहाँ अच्छे समझना इसको, माना कि बेलन के अंदर पूरी हवा कितनी हो गई? एक हो गई। और अपन ने एक बार पंप मारे तो कितना भाग बाहर हो गया? बाहर हो गया मतलब माइनस कर दी 1/4, 1/4 भाग बाहर निकल गया। अरे बेलन के अंदर उपस्थित कुल हवा कितनी है? एक है। उसमें से कितना भाग बाहर निकल गया? 1/4 भाग क्या हो गया? बाहर निकल गया। कितना बचा? घटा देंगे। पूरे एक भाग में से 1/4 भाग बाहर निकल गया। घटाएंगे कैसे? बटे में कुछ नहीं, मान लिया यहाँ पर 1, 4 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? यहाँ पर 4 आएगा। क्लियर। 4 का गुणा 1 में कर देंगे, 4 1 कम 4, ऋण का ऋण, 1 1 कम 1। क्लियर। अब आगे हल कर लेंगे। 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3 बटे में 4 का 4। मतलब कि एक बार पंप मारने पर 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो कितना बचा बेलन के अंदर? बेलन के अंदर 3/4 भाग हवा बची है। नहीं आया समझ में? अरे पूरी हवा कितनी थी? एक थी। एक बार पंप मारे कितनी हवा निकल गई? 1/4 भाग बाहर निकल गया। कितना बचा? 3/4 भाग यहाँ पर हमारी हवा बची। तो पहले हवा हमारी कितनी थी? V आयतन हमारा हवा थी हमारी। फिर एक बार पंप मारे 3/4 भाग बचा, मतलब V आयतन का 3/4 भाग। फिर हम एक बार फिर पंप मारेंगे तो फिर 3/4 भाग फिर बाहर निकल जाएगा। तो पहले कितनी हवा थी? V 3/4 की 3/4, फिर 3/4 भाग बाहर निकल गया। तो फिर 3/4 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो घात 2, फिर V × 3/4, फिर 3/4 भाग बाहर निकल जाएगा, फिर घात 3, फिर घात 4, फिर घात 5। मतलब कि पहले हवा कितनी थी सिलेंडर के अंदर? पहले सिलेंडर के अंदर V हवा थी। फिर हमने पंप मारे तो V × 3/4 हवा आ गई। फिर पंप मारे तो V × 3/4 की घात 2, फिर पंप मारे तो V × 3/4 की घात 3, फिर पंप मारेंगे तो V × 3/4 की घात 4। मतलब इस प्रकार से हमारी यहाँ पर एक श्रेणी प्राप्त होती जाएगी। अब देखो यहाँ पर V था, फिर यहाँ पर 3/4 का हमने यहाँ पर गुणा करे है, फिर 3/4 का गुणा करे तो घात 2, फिर 3/4 का गुणा करे तो घात 3 आ गई। मतलब कि यहाँ पर एक निश्चित संख्या का गुणा हो रहा है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर एक निश्चित पद को हम जोड़ करके प्राप्त होती, लेकिन यहाँ पर जो अगला पद प्राप्त हो रहा है वो गुणा करके प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर 3/4 का गुणा करे, फिर 3/4 का गुणा करे, फिर 3/4 गुणा करे, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। ये एपी नहीं है। एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि कोई निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है कि नहीं, जोड़ नहीं रहे बल्कि गुणा कर रहा है ना। समझो, वर्डिंग पर ध्यान दो। यहाँ पर अपन जोड़ नहीं रहे बल्कि यहाँ पर अपन क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है ना। एक निश्चित संख्या जोड़ी नहीं जा रही बल्कि क्या की जा रही है? गुणा की जा रही है। पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में हमारी जो श्रेणी थी 15, फिर 23, फिर 31, फिर 39, अपन निश्चित संख्या जोड़ रहे थे। 15 में 8 जोड़े 23, फिर 8 जोड़े 31, फिर 8 जोड़े 39। तो जोड़ समांतर श्रेणी आई थी, लेकिन यहाँ पर कोई निश्चित संख्या जोड़ी नहीं जा रही बल्कि यहाँ पर गुणा किया जा रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसका लास्ट सवाल देख लो।
है ना। लास्ट सवाल देख लो क्या है, देखो प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। अपन एक कुआं खोद रहा है ना, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं। कुआं देखिए आप लोगों ने, गड्ढा होता है, अपन कुआं को खोदते हैं और कुआं खोदते क्या निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं, पानी निकालते हैं, है ना कि नहीं। हम मट्टी निकलेगी लेकिन मट्टी के बाद पानी निकलेगा ना, है ना कि नहीं। तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब कि अपन कुआं खोद रहे हैं ना, तो अपन जब शुरू का 1 मीटर गड्ढा करेंगे, है ना, अपन ने शुरू में जब 1 मीटर अपन क्या करें, गड्ढा खोदे, 1 मीटर अपन क्या करें, गड्ढा खोदे, तो शुरू के 1 मीटर गड्ढा खोदने में अपन को 150 रुपये लगा। शुरू का 1 मीटर गड्ढा खोदने में कितने रुपये लगा अपन को, 150 रुपये लगा। और जब अपन ने शुरू का 1 मीटर गड्ढा खोद लिया, 150 रुपये लग गया। उसके बाद फिर ज़मीन थोड़ी उथली हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद ये अपन एक आगे का 1 मीटर गड्ढा खोदेंगे तो 50 रुपये लगेगा, फिर 1 मीटर खोदेंगे तो 50 रुपये लगेगा। मतलब कि शुरू का 1 मीटर खोदने में बस अब थोड़ा महंगा पड़ गया अपन को। शुरुआत का 1 मीटर अपन ने गड्ढा खोदे तो 150 रुपये लग गया। उसके बाद यदि अपन गड्ढा खोद रहा है तो अपन को मात्र 50 रुपये बस बढ़ता चला जा रहा है। आ रहा है समझ में। मतलब कि देखो शुरू का 1 मीटर गड्ढा खोदे तो कितने रुपये लगा, 150 रुपये लगा। फिर 1 मीटर खोदे तो 50 रुपये और लगेगा, फिर 1 मीटर का फिर 50 रुपये और लगेगा, फिर 1 मीटर का 50 रुपये और लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर चलता हुआ जाएगा। समझ में आ गया नहीं आया, अब पक्का आ गया। देखो तो यहाँ लिखेंगे दिया है प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितने रुपए लगा अपन को, 150 रुपये लगा। प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी दी है, 150 रुपये दी है। तो यहाँ लिख देंगे दिया है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये, तथा बाद के प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत। और उसके बाद यदि अपन आगे खुदाई करेंगे तो कितने रुपये लग रहा है, 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से अपन खर्चा आ रहा है। तो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये हो गई और बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी आ रही है, 50 रुपया आ रही है। तो प्रश्नानुसार अब देखो श्रेणी बनाना बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तुमने 1 मीटर गड्ढा खोदे, कितने रुपए लग गया, 150 रुपये लग गया। फिर 2 मीटर गड्ढा खोदेंगे तो शुरू का 150, फिर बाद में 50 रुपये और लग गए, 200 रुपये हो गया। फिर 3 मीटर गड्ढा खोदने के लिए 50 रुपये और लग जाएंगे, 250 रुपये। फिर 4 मीटर गड्ढा खोदने के लिए फिर 50 रुपये और लग जाएंगे तो 300 रुपये हो जाएंगे। फिर और गड्ढा खोदोगे तो 50 रुपये और लग जाएगा, 350। फिर और गड्ढा खोदोगे तो फिर 400 रुपये लग जाएगा। क्लियर, फिर 450, वेरी गुड, है ना। तो शुरू में 1 मीटर गड्ढा खोदने में कितने रुपये लगा अपन को, 50 रुपये लगा। अरे 1 मीटर तुमने गड्ढा खोदे, लेबर लगवा करके 150 रुपये लगा ना। उसके बाद फिर तुमने 1 मीटर गड्ढा और खोदे तो शुरू में बस शुरू का गड्ढा खोदोगे तब बस कितने रुपये लग रहा है, 150 रुपये लग रहा है। शुरू में गड्ढा खोदो कितने रुपये लग रहा है, 150 रुपये लग रहा है। लेकिन उसके बाद प्रत्येक मीटर गड्ढा खोदने के लिए 50 रुपये बस एक्स्ट्रा लग रहा है ना। तो शुरू में गड्ढा खोदने का 150 रुपये लगा, फिर और गड्ढा खोदे 200 रुपये, फिर और गड्ढा खोदे 250 रुपये। मतलब बाद में कितने रुपये जुड़ते जा रहा है, 50 रुपये जुड़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक निश्चित संख्या जुड़ रही है, 150, फिर 50 जोड़े 200, फिर 50 जोड़े 250, फिर 50 जोड़े 300, फिर 50 जोड़े 350, फिर 50 जोड़े 400, फिर 50 जोड़े 450, है ना कि नहीं। एक निश्चित संख्या जोड़ करके अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो ये समांतर श्रेणी है क्योंकि निश्चित संख्या 50 जोड़ी जा रही है। समांतर श्रेणी की परिभाषा ये होती है कि एक निश्चित संख्या को जोड़ करके जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी है और अगला पद प्राप्त हो रहा है। क्या अगला पद कब प्राप्त हो रहा है, 50 को जोड़ करके अगला पद प्राप्त हो रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसका लास्ट सवाल क्या है, देखो इसका अगला सवाल। अब भैया अपन ने मंजीत का खाता खुलवाया, अपन गए महाराष्ट्र बैंक, है ना, उमरेड के महाराष्ट्र बैंक गए और अपन ने वहाँ मंजीत का खाता खुलवाया, है ना। और मंजीत ने क्या बोला, अरे मंजीत ने जो बोला कि भैया मेरे पास अभी 1000 रुपये पड़े हैं तो 1000 रुपये बैंक में जमा करूँगा। तो मंजीत गया बैंक में और बैंक में जाकर के उसने 1000 रुपया जमा कर दिया और बैंक वाले ने बोला कि भैया हम तुमको 8% का ब्याज देंगे। ब्याज कितना मिलेगा, 8% का तुमको ब्याज मिलेगा, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज की हमको यहाँ पर श्रेणी बनाना। देखो खाते में बहुत सरल सवाल है, घबराने का नहीं है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये की राशि, कितने रुपए की राशि, 1000 रुपये की राशि, 1000 रुपये की राशि, अरे 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। आ रहा आपको समझ में, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। देखिए खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, है ना, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये की राशि, 1000 रुपये की राशि, 1000 रुपये की क्या
अरे 1000 रुपये की राशि, 1000 रुपये की हमारी क्या है। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का क्या मिश्र धन निकालना है। जबकि 1000 रुपये की राशि मतलब 1000 रुपये आपने बैंक में जमा करके आए हो, है ना, और ब्याज कितना 8% दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा। चिंता बिल्कुल करने का नहीं है। क्या दिया है, अरे दिया है मूलधन। मूलधन को हम पी मानते हैं, मूलधन को हम क्या मानते हैं, पी फॉर मूलधन, पी फोर मूलधन, मूलधन को पी मानते हैं। मूलधन पी बराबर कितना दिया है, 1000 रुपये दिया है। मूलधन कितने रुपए आपने जमा कर रहे हो, आपने यहाँ पर 1000 रुपये जमा करके आए हो, मतलब कि मूलधन पी बराबर कितने रुपए दिया, आपको 1000 रुपये दिया गया है। और दर, दर कितनी दी है, 8% वार्षिक दिया है। दर आर बराबर कितना है, 8% है। दर कितनी दी है, यहाँ कितनी दी दर, यहाँ समझ अच्छे से, यहाँ पर दर दी है, दर आर बराबर कितनी दी है, 8% दी है। दर आर बराबर कितनी दी है, 8%। मिश्र धन निकालना है। अरे तो बच्चा मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, रट्टा लगा लो, है ना, आपने 6वीं के 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे। मिश्र धन बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 की घात n। मिश्र धन बराबर मूलधन, पी यानी मूलधन, ब्रैकेट में एक धन दर, आर यानी दर, बटे 100 की घात n। n यानी समय होता है ना, n यानी क्या होता है, समय होता है। क्लियर, n यानी क्या होता है, समय होता है। अब मान धर दो बच्चा, मान क्या क्या है तुम्हारा। देखो सबसे पहले P यानी मूलधन, मूलधन कितना दिया है 1000, तो यहाँ पर रख दिया 1000। P की जगह कितना रख दिया 1000, ब्रैकेट का ब्रैकेट, एक का एक, धन का धन। R का मान कितना है, R का मान है 8, तो R की जगह रख दिया 8 बटे में 100 का 100, है ना। और घात कितनी आएगी यहाँ पर, ये पहले साल का है, पहले समय मतलब 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष के लिए यहाँ पर n का मान 1 रख देंगे। 1 को लिखते कि नहीं लिखते। फिर दूसरे साल का निकालेंगे तो n का मान यहाँ पर 2 रख देंगे। तीसरे साल का निकालेंगे तो n का मान यहाँ पर 3 रख देंगे। देखो पहले 1 साल का निकाल रहा हूँ, इसको छोड़ दो, 1 साल का निकाल रहा हूँ, तो P ब्रैकेट में एक धन r/100 की घात n, है ना। दूसरे साल का निकालूंगा तो P ब्रैकेट में एक धन r/100 की घात n है, 2 साल का मतलब 2 हो जाएगा। तो P का मान हो गया 1000, ब्रैकेट में एक धन r का मान हो गया 8/100, और समय कितना 2 वर्ष का, यहाँ पर घात लगा दी 2। फिर 3 वर्ष का निकालेंगे तो घात कितनी आएगी, यहाँ पर 3 जाएगी, है ना। और ये हमारे यहाँ पर एक श्रेणी बनती चली जा रही है, इतनी सी आपकी श्रेणी है। लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी निश्चित संख्या को जोड़ नहीं रहे हैं ना, बल्कि गुणा कर रहा है। ये वाले पद, ये वाला पद क्या है आपका, ये वाला पद आपका है 1000 ब्रैकेट में एक धन 8/100। अगले पद में हमने क्या करे है, अगले पद में हमने यहाँ पर फिर से इतने का गुणा कर दिया तो घात 2 हो गया, फिर गुणा करें तो फिर घात 3 हो गया, फिर गुणा करेंगे तो घात 4 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे तो घात 5 हो जाएगा। मतलब कि निश्चित संख्या का गुणा कर रहा है, ना कि जोड़ रहे हैं। गुणा कर रहा है मतलब कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है, निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी निश्चित संख्या जुड़ रही है क्या, जुड़ नहीं रही है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।